नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 127 करने वाले हैं और जिन लोगों को सेट का पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आप लोगों को सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय डीके शर्मा। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं। देखें, पहला सवाल है यार, सिंप्लीफिकेशन का ये आसान सा ही सवाल है। देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप लोग को तो पता ही है बेसिक इसका रूल क्या है। सबसे पहले बार वाला को सॉल्व कीजिएगा तो 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 8। ओके, अब 8 में 2 से भाग दीजिएगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 4, और 4 में 3 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4/3। यानी यहाँ तक के जितना भी चीज़ है इसको तो हमने सॉल्व कर लिया। अब देखें, यहाँ 60 को अगर 5 से डिवाइड कीजिएगा क्या आ जाएगा 12, और गुना 4/3, तो 3 चौक 12, 4 चौक 16, 38 में से 16 घटेगा मेरे भाई कितना 22। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कहा हुआ कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं है। आवर्ती देखें यार, दो चीजें होता है, एक तो शांत दशमलव होता है और एक आवर्ती दशमलव होता है। बस शांत दशमलव आप समझ गए तो आवर्ती अपने आप पता चल जाएगा। शांत दशमलव यानी कि इसके ऐसा भिन्न जिसके हर को अगर आप प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे तो प्राइम फैक्टर में ब्रेक करने के बाद केवल 2 या 5 अगर आता है तो वो शांत दशमलव, या तो 2 केवल आना चाहिए या फिर केवल 5 आ जाए या फिर 2 और 5 दोनों आ जाए, 2 और 5 दोनों आ जाए। ऐसा भिन्न जिसके हर को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करने पर या तो केवल 2 आए या केवल 5 आए, या 2 और 5 अगर दोनों आ जाता है तो वो भिन्न शांत दशमलव कहलाएगा। उसके अलावा कुछ भी आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो सब आवर्ती दशमलव यानी अशांत दशमलव कहलाएगा। क्लियर है? तो बस शांत दशमलव के लिए आप ध्यान में रखिएगा, भिन्न के अगर हर को प्राइम फैक्टर में ब्रेक कीजिएगा तो केवल 2 या 5 या फिर 2 और 5 दोनों अगर आता है तो वो शांत दशमलव होगा। जैसे देखें, यहाँ 8 सते 56 क्या हो जाएगा, इसको छोटा कर लीजिए काट के। 8 सते 56 1/7, बट्टा में 7 आ गया, यानी ये भिन्न कैसा है, आवर्ती है। देखें, यहाँ 2 तिया 6, 2 से 28 दूना 56, तो यहाँ पे आ गया कितना 28 होता है, 7 चौक 28, तो बट्टा में 7 आ गया। केवल 2 या 5 अगर आए, केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 और 5 दोनों आए तो वो शांत होगा, वरना अशांत यानी आवर्ती होगा। तो यहाँ 7 है तो ये भी कैसा भिन्न है, आवर्ती है। यहाँ देखिए 4 से एक बार 4 से 14 चौक 56, तो ये 7 दूना है 7 आ गया, तो ये आवर्ती होगा। यहाँ 7 अठी 56, 8 है, 8 होता है क्या 2 गुना 2 गुना 2, तो आप देख रहे हैं कि बट्टा वाला वैल्यू को प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर रहे तो केवल 2 आ रहा, केवल 2 आ रहा है, यानी ये कैसा भिन्न होगा, शांत दशमलव होगा। ठीक है, का कौन सा भिन्न जो आवर्ती दशमलव नहीं देगा, आवर्ती नहीं देगा यानी शांत होगा, तो ऑप्शन डी। देखिए, का निम्न में से कौन से जोड़े सहभाज्य यानी को प्राइम किसको कहते हैं आप सबको पता है। वैसे दो संख्याओं का युग्म, ऐसे संख्याओं का युग्म जिसका HCF1 हो। HCF1 कहने का मतलब ऐसे दो संख्या जो 1 के अलावे किसी से ना कटे, वो कहलाता है सहअभाज्य। तो आप देखिए, यहाँ इकाई स्थान 8 है यानी दोनों इवन नंबर है, तो 2 से तो पक्का और भी नंबर से कटेगा, पता नहीं किस किस से कटेगा, लेकिन 2 से तो पक्का कटेगा, तो इसका तो HCF1 है नहीं, यानी ये सहभाज्य नहीं होगा। यहाँ देखें यार, ये 4 अंकों का योग कितना 6, यहाँ भी अंकों का योग कितना 6। आपको पता है जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा मतलब वो नंबर भी 3 से कटेगा, तो ये नंबर भी 3 से कटेगा, ये नंबर भी 3 से कटेगा, तो ये को प्राइम नहीं होगा। अब देखें, यहाँ पे इकाई स्थान 5 है, 0 है,
तो ये 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, यानी ये भी को प्राइम नहीं है, तो बच गया ऑप्शन सी। ये इन दोनों नंबर को 1 के अलावे कोई और नंबर है जो काट देगा? आप बोलेंगे सर नहीं, 1 के अलावे किसी और संख्या से ये नहीं कटेगा, यानी इसका HCF 1 है, इन दोनों का HCF 1 है, यानी ये को प्राइम है। देखिए कहा कि 25,000 का निवेश करने पर एक व्यक्ति को अच्युत 25,000 का निवेश करके एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में खर्च करता है। का अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे? देखें यहाँ टोटल 25,000 रुपया है, का 30% फर्निशिंग पे खर्च कर दिया, 20% दुकान के लिए अन्य सामग्री खरीदने में खर्च कर दिया, तो आप बताएं टोटल खर्च कर दिया कितना? तो 30 और 20 50% खर्च कर दिया। 50 कहने का मतलब आधा खर्च कर दिया, तो 25,000 है टोटल, आधा खर्च कर दिया तो बचा है आधा, तो 25,000 का आधा कितना? 12,500। देखिए कहा एक आदमी ने 20% के लाभ पर 2 साइकिलें बेची है। 20% के लाभ पर, 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिल बेचा, यानी कहा 2 साइकिल बेचने पर एक व्यक्ति को टोटल 20% लाभ होता है। कहा यदि उसने प्रत्येक को 3500 में खरीदा था और 5% के लाभ पर पहला साइकिल को बेचा, तो कितना परसेंट लाभ पर दूसरा को बेचा होगा? देखें यार पहला एलिगेशन लगा लीजिए, जब भी दो ग्रुप का चर्चा करे एक बात अगर कॉमन करे तो एलिगेशन लगा लेना। पहला को बेचा है कितना? 5% लाभ पर। आपसे पूछा कि दूसरा को कितना परसेंट लाभ पर बेचे, ताकि उसको कुल लाभ जो है ये 20% का होता है। क्लियर है बात? अब देखें एक चीज, आपको पता है कि आप जो है प्रॉफिट या लॉस किसी पे एलिगेशन लगा लीजिए, रेशियो जो आएगा ना ये कॉस्ट प्राइस का ही आएगा, क्योंकि प्रॉफिट भी कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में होता है, लॉस भी कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में होता है। तो आप प्रॉफिट या लॉस किसी पे एलिगेशन लगाइए, रेशियो कॉस्ट प्राइस का आएगा। तो पहला का कॉस्ट प्राइस 3500, दूसरा का भी 3500, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। 3500 दोनों का साइकिल का क्रैमुज सेम है, तो रेशियो 1:1 का होगा। अब यार 20 में से 5 गया, कितना बच गया? 15, यानी 1 यूनिट बराबर 15, तो यहाँ भी 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 15। अब 20 में से 15 गया, 20 में से 5 गया 15, तो 20 और 15 कितना हो जाएगा? ये 35%। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा एक और बाई ने एक व्यवसाय शुरू किया। एक्स ने 8,000 का निवेश किया और बाई ने 10,000 का निवेश किया। 6 महीने बाद जेड भी 6,000 के निवेश के साथ उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि 3 वर्ष में 9660 का लाभ होता है तो जेड का हिस्सा कितना है? देखिए एक्स बाई जेड, पहले सबका पूंजी लिख लीजिए, और ध्यान रखिएगा जब पूंजी लिख रहे हैं तो ओनली पूंजी को कंसीडर करना है, कब आया कब गया पे ध्यान मत दीजिए। अगर पूंजी लिख रहे हैं तो ओनली पूंजी को कंसीडर कीजिए। ए ने लगाया 8,000, बी ने लगाया 10,000, सी ने 6,000। रेशियो लिखेंगे तो सब में 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना? 8, बाई का 10 और जेड का कितना? 6। और छोटा होगा क्या? यस, और छोटा होगा, तो ये 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 तिया 6। अब यार लाभ का रेशियो लिखते हैं, और अब आप सबको पता है लाभ होता क्या है? पूंजी गुना समय का। 3 साल का ये बिजनेस है। ए और एक्स और बाई ने बिजनेस स्टार्ट किया और अंत तक रहा, यानी एक्स और बाई का टोटल पूंजी बिजनेस में पूरे समय यानी 3 साल तक रहा होगा। तो एक्स का पूंजी 4 है, 3 साल कहने का मतलब 36 महीना, तो एक्स का पूंजी गुना एक्स का समय, एक्स का प्रॉफिट हो गया। बाई का पूंजी है 5, इसका भी पूंजी 3 साल यानी कि 36 महीने तक रहा, तो बाई का पूंजी गुना बाई का समय, बाई का प्रॉफिट होगा। कहा जेड 6 महीने बाद आया, जेड जो है 6 महीने बाद आया। तो आप बताइए 36 महीने का बिजनेस है, 6 महीने बाद आया तो रहा होगा कै महीने तक? 30 महीने तक। तो जेड का पूंजी गुना जेड का समय, ये जेड का प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? रेशियो छोटा होता है, कर लीजिए यार। 6 छक 36, 6 छक 36, 6 बचे और कटेगा क्या? यस, 3 से 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब ये हो गया 4 दूना 8
5 दूना 10, 5 एकम 5 का यार कुल लाभ 9660 का हुआ है। तो आप बताएं इन सबको मिलाकर टोटल लाभ 10 और 8 18 और 5 18 5 23 यूनिट बराबर दे रखा है अपने को 9660। तो पूछा क्या जेड का हिस्सा है कितना 5 यूनिट। 23 यूनिट बराबर है 9660। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 9660 बट्टा 23। 1 यूनिट का वैल्यू इतना का जेड का हिस्सा यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना। ओके सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। देखिए का एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मचारियों द्वारा एक इमारत की सफाई 25 दिनों में करने का काम लेती है। का 10 दिन बाद 12 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए। यदि सफाई का काम 10 दिन में समाप्त किया जाता है तो और कितने सफाई कर्मचारियों को नौकरी पर रखने की आवश्यकता है। देखें यार का 42 लोगों के लिए टोटल 25 दिनों का काम था। 42 लोग के लिए टोटल कितने दिन तक काम था 25 दिन का। कहा क्या 10 दिन बाद 12 सफाई कर्मचारी चले गए। 10 दिन बाद न गए यार, यानी 10 दिन तक तो सबने काम कर लिया। टोटल 25 दिन का काम था, 10 दिन तक कर लिया तो रिमेनिंग वर्क बचा था कितने दिन का। आप बोलेंगे सर 25 दिन के लिए काम था, 10 दिन तक काम किया है सबने, तो शेष बच रहा था कै दिन का काम 15 दिन का काम। अब का 12 कर्मचारी चले गए, 42 में से 12 चले गए, शेष बच गए कितने 30 कर्मचारी। कहा कि काम जो है अब 10 दिन में समाप्त किया जाता है तो और कितने सफाई कर्मचारी को नौकरी पे रखने की आवश्यकता है। देखें यार बच रहा था 12 जाने के बाद बच रहा था 30 का, कितने कर्मचारी को और काम पर रख ले। हमने मान लिया x कर्मचारी और रख ले ताकि ये सब लोग मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त कर देता है 10 दिन में। काम खत्म हो गया अर्थात बराबर। अब काटा पीटी कर लीजिए 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 से 21 दूना 42, 21 तिया 63 बराबर 30 प्लस x। 30 इधर आके घट जाएगा तो x बराबर कितना 33। देखिए का बकार और नसीम की आयु में 8 वर्ष का अंतर है, तो अगर बकार का एज x होगा तो नसीम का एज कितना x माइनस 8। क्लियर। का जब 30 साल पहले उनका विवाह हुआ था तो बकार की आयु का 4 गुना, सवाल आगे है, बकार की आयु का 4 गुना नसीमा के आयु के 5 गुना के बराबर है। ओके ना, ठीक है। तो कहा दोनों के उम्रों का योग निकालना है, दोनों के उम्रों का योग। देखें यार बकार का परसेंटेज है x, नसीमा का परसेंटेज है x माइनस 8। कहा कि 30 साल पहले उनका विवाह हुआ था, तो आप बताएं 30 साल पहले अगर विवाह हुआ तो विवाह के समय बकार का एज कितना होगा x माइनस 30, और नसीमा का एज विवाह के समय क्या होगा 30 घटाइएगा तो x माइनस क्या हो जाएगा 38। अब का विवाह के समय बकार के एज का 4 गुना, बकार के एज का 4 गुना और नसीमा के एज का 5 गुना बराबर था। कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे बोला लिखते चलना है। अब देखें यार यहाँ से 4x माइनस 4 तिया 12 120, यहाँ 5x माइनस 5 8 40 15 4 19, 4x इधर जाके 5x में से घट जाएगा x, 190 इधर आके प्लस हो जाएगा तो कितना 70, x का वैल्यू आ गया 70। तो आप बताइए बकार का एज कितना हो जाएगा 70 साल, नसीमा का एज 70 माइनस 8 62 साल। दोनों के उम्रों का योग पूछा है तो 132 साल। क्लियर है बात, चलिए आगे। देखिए का किशन ने एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की। यदि वह प्रति घंटा 4 किलोमीटर धीमे साइकिल चलाता, प्रति घंटा 4 किलोमीटर कहने का मतलब 1 घंटा में 4 किलोमीटर, यानी ये चाल की बात कर रहा है कि अगर चाल 4 किलोमीटर पर आवर कम होता तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता है, यानी ज्यादा समय, चाल घटेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा ही।
तो कहा किलोमीटर पर आवर में वह गति क्या है जिस पर किशन ने वास्तव में साइकिल चलाई। देखें यार, इसको करने का दो तरीका, एक तो फॉर्मूला वाला अप्रोच, अगर जिन लोगों को पता है वो भी हम बता देंगे, और एक बेसिक तरीका है, ये तो सब लोग समझ ही सकते हैं। मान लेते हैं उसका ओरिजिनल चाल है भी किलोमीटर पर आवर, तो आप बताएं 96 किलोमीटर दूरी अगर भी के चाल से जाइएगा समय लगेगा दूरी बट्टा चाल। अब कहा चाल जो है 4 किलोमीटर कम हो गया, तो बताएं 96 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लगेगा कितना, तो दूरी बट्टा चाल। क्लियर है। अब चाल कम हो गया तो टाइम लगा इतना, पहले भी के चाल से जा रहे थे टाइम लग रहा था इतना, और इन दोनों समयों का अंतर है कितना, 2 घंटे का। क्लियर है बात। अब इसको सॉल्व कर लीजिए यार, ऑप्शन से चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन लेने पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है। अगर आप 12 लेंगे तो 12 माइनस 4 कितना, 8 हो जाएगा, तो 8 से काटिएगा, 8 से 12 8 96। यहाँ लेंगे 12 तो 12 से 12 8 है 96, 12 में से 8 जाएगा 4 आ जाएगा, होगा नहीं है। 18 लेंगे तो 18 में से 4 जाएगा, 18 में से 4 गया 14, कटेगा नहीं। अब आ जाए यार, 16 लेंगे तो 16 में से 4 जाएगा कितना, 12, तो 12 से काटिएगा तो 12 8 है 96, 8 बार में। यहाँ 16 से काटिएगा, 16 में से 4 गया 12, भी का वैल्यू अगर 16 लेते हैं, 16 में से 4 गया 12, 8 96, 16 से काटिएगा तो 16 6 96, तो 8 में से 6 गया कितना, 2, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, ऑप्शन सी। देखिए का इसको करने का एक फॉर्मूला वाला अप्रोच भी है, उससे भी कीजिएगा, ऑप्शन आपको लगाना ही पड़ेगा। देखिए यार का 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर बीमा वाले आयत से समान परिमाप वाला समचतुर्भुज बनाया गया। एक आयत है जिसका लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 6 सेंटीमीटर। कहा सेम परिमाप का एक समचतुर्भुज बनाए। समचतुर्भुज यानी चारों भुजा का लंबाई क्या होगा, बराबर। अब आप बताएं आयत का परिमाप क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी, 10 6 16, तो परिमाप कितना, 32। अब आयत का परिमाप 32 तो समचतुर्भुज का भी परिमाप 32 हो जाएगा, और समचतुर्भुज का परिमाप होता कितना है, 4a, 4a बराबर 32, तो a बराबर कितना, 8, यानी कि समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा हो गया 8 8 8। अब कहा कि इसका एक कोण 60 डिग्री है, एक कोण 60 डिग्री है, तो बोला समचतुर्भुज का एरिया क्या होगा। देखें यार, एक चीज पहले भी हमने बताया, किसी भी चतुर्भुज का अगर 2 भुजा मालूम और उसके बीच का कोण मालूम, 2 भुजा और उसके बीच का कोण मालूम, तो एरिया होता है ए बी साइन थीटा। ए भी 8 है, बी भी 8 है, साइन थीटा, थीटा 60, तो साइन 60 डिग्री √3/2, 2 से काटिएगा 4, 4 × 32 √3, ऑप्शन नंबर बी। देखिए का एक वर्ग के चारों किनारों पर इस प्रकार 4 समान वृत्त बनाए गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 2 अन्य वृत्तों को स्पर्श करते हैं। वर्ग के मध्य की ओर वृत्त के परिमाप के बाहर का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप 28 सेंटीमीटर है। देखें यार का 4 समान वृत्त इस प्रकार बनाया गया है कि प्रत्येक वृत्त जो है अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। ओके, ये वर्ग है, अंदर पहले वृत्त हमने बना लिया, फिर वर्ग बना लेते हैं। क्लियर है। अब कहा कि ये वृत्त के परिमाप के बाहर की ओर, यानी ये वाला पेरीमीटर ये है इसका, तो इसके बाहर का जो ये छायांकित भाग है ना, इसका एरिया आपको बताना। आप बताएं यार, वर्ग का भुजा अगर 28 है, भुजा 28 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, आधा यानी 14, और ये भी कितना 14, यानी कि रेडियस कितना आ गया, 14 आ गया। अब छायांकित भाग का एरिया निकालना है, तो मेरे भाई पूरे वर्ग के एरिया में से अच्छा ये वर्ग है तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। अब का इस छायांकित भाग का एरिया निकालना है, तो पूरे वर्ग के एरिया में से, वर्ग का भुजा 28 है तो वर्ग का एरिया भुजा स्क्वायर हो जाएगा। पूरे वर्ग के एरिया में से इन चारों सेक्टर के एरिया को अगर जोड़कर घटा दीजिएगा, इस पूरे वर्ग के एरिया में से अगर इन चारों सेक्टर के एरिया को जोड़कर घटा दीजिएगा तो शेष इस छायांकित भाग का एरिया आ जाएगा। ओके ना। अब देखें एक सेक्टर कितना डिग्री एंगल द्वारा कवर्ड है, 90 डिग्री। एक सेक्टर का एंगल 90 है तो 4 सेक्टर का एंगल 360। 360 कहने का मतलब सर्कल हो गया, तो वर्ग के एरिया में से एक सर्कल का एरिया पाई r², रेडियस 14 है तो 14 का
स्क्वायर घटा दीजिएगा, छायांकित भाग का एरिया आ जाएगा। ओके, चलिए देखिए, कहा एक 45 सेंटीमीटर लंबी और 35 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोनों में से 5 सेंटीमीटर भुजा के 4 वर्ग काटे गए और बची हुई चादर से एक खुला बॉक्स बनाया गया, तो बॉक्स का आयतन क्या होगा। देखें यार, एक आयताकार चादर है, इसका लंबाई है 45 और चौड़ाई है 35 का प्रत्येक कॉर्नर से जो है 5 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काटा गया। प्रत्येक कॉर्नर से 5 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काट लिए। तो आप बताएं, ये पूरा अगर 45 है, ये 5 इधर और ये 5, 5 5 कितना 10 ले। ये वाला 5 और ये वाला 5, 5 10 घटाइएगा तो आप बताइए ये वाला कितना आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये 45 में से 10 गया, कितना बचेगा 35। सिमिलरली ये वाला बताना कितना, तो पूरा अगर 35 है, 5 5 10 घटेगा तो ये क्या हो जाएगा 25। क्लियर है बा, ये भी हो जाएगा आपका 35 और ये हो जाएगा कितना 25। अब देखें यार, इसको अगर मोड़ कर बक्सा बनाइएगा तो ये वाला जो है ना बक्से का लंबाई हो जाएगा, तो बक्सा का लंबाई हो जाएगा अपना 35। और ये जनरली ये आयत का क्या होता है, ये लंबाई होता है और इधर चौड़ाई होता है। तो ये सेंस रखिएगा, क्योंकि इसको जो है फिगर दिखाते तो चीजें अच्छे से समझ में आ जाता, लेकिन दिखा तो पाएंगे नहीं, तो चीजों को विजुअलाइज करना पड़ेगा। ये लंबाई है 35 और इधर ये चौड़ाई हो जाएगा, ये वाला चौड़ाई कितना हो जाएगा 25। अब देखें, फोल्ड कीजिएगा ना, ये वाला फोल्ड कीजिएगा, इमेजिन कीजिए जैसे ये अगर आप फोल्ड करेंगे ना, इधर से यहाँ से अगर इसको मोड़ेंगे आप ऊपर की ओर, तो ये वाला ऊंचाई हो जाएगा कितना 5। तो बक्सा जो बनेगा उसका लंबाई 35, चौड़ाई 25 और हाइट कितना हो जाएगा 5। अब बोला बक्सा का आयतन क्या होगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 3x² प्लस के एक्स प्लस के इक्वल्स टू 0 का, इसका कोई समाधान नहीं है, यानी कोई सॉल्यूशन। देखें यार, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा ही ना, पर का इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई सॉल्यूशन नहीं है कहने का मतलब इसके हलों का संख्या, इसके जो हल हैं वो अवास्तविक है, यानी काल्पनिक होंगे, तभी तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है ना यार। का इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है कहने का मतलब होगा कि ये अवास्तविक है, यानी कि b² माइनस 4ac जो है ये 0 से छोटा होगा। अब b का वैल्यू है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है 3, c का वैल्यू है k, तो 3 चौक 12 k इज लेस देन 0। अब यार k कॉमन कीजिएगा तो अंदर k माइनस 12 इज लेस देन 0। अब देखें कि ये जो माइनस वाला टर्म है ना, ये माइनस वाला टर्म दाएं साइड जाएगा तो बट्टा में, तो 0 बट्टा k माइनस 12, और ये निगेटिव टर्म अगर बट्टा में आएगा ना तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ओके, अब k माइनस 12, अब इस k को दाएं साइड ले जाइएगा तो 0 बट्टा k हो जाएगा, तो k पॉजिटिव है तो ये इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रहेगा और 0। अब यहाँ k तो 0 से बड़ा है, ओके ना। अब माइनस 12 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 12, तो k का 2 ठो वैल्यू आ गया। एक तो k 0 से बड़ा है, k 0 से बड़ा है और 12 से छोटा है। k इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 12, ऑप्शन नंबर डी।
देखिए n बराबर इतना दिया का n के धनात्मक गुणनखंड कहने का मतलब n के सभी भाजकों का संख्या निकालना है, जितने भी इसके फैक्टर हैं सब, यानी कुल भाजकों का संख्या। देखिए n बराबर दिया है 4 के पावर 41 प्लस 4 के पावर 42 प्लस 4 के पावर 43 प्लस 4 के पावर, अरे यार ये है 11, ये 12, ये 13 और ये 14। तो यार यहाँ से 4 के पावर 11 कॉमन कर लीजिएगा 1, यहाँ 4 के पावर 1, यहाँ 4 के पावर 2 और यहाँ 4 के पावर 3। अब यह है 4 के पावर 11 गुना 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16, 64 और 16, 64 और 16, 64 16 क्या हो जाएगा 64 और ये 16, 80, 4 84 और 1 85। अब प्राइम फैक्टर में ब्रेक कीजिए तो 4 होता है 2 का स्क्वायर यानी 2 के पावर 22 गुना 85, 17 पचे 85 होता है, पावर में कुछ नहीं यानी 1। अब बोला सभी भाजकों का संख्या, तो सभी भाजकों का संख्या आप लोगों को पता है, सभी भाजकों का संख्या कैसे निकालते हैं, सबके पावर में 1 जोड़कर मल्टीप्लाई, तो 22 1 23, 1 + 1 2, यहाँ 1 + 1 कितना 2, तो 21 चौक 84, सॉरी 84 23 है ना, तो 23 चौक 92। सभी भाजकों का संख्या आ गया कितना 92, ऑप्शन ए। देखिए यार का 100 और बाई प्रत्येक ने 10% ऑफ कूपन का उपयोग करके एक ही तरह के मोटरसाइकिल खरीदे। ऑफ कूपन कहने का मतलब डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट पे दोनों ने एक बाइक खरीदा है। का एक्स के खंजाची ने कीमत पर 10% की छूट लिया और फिर 8.5% बिक्री कर जोड़वा दिया। देखें यार डिस्काउंट मिला है, पहले कहा कि सर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा बाइक पे, ठीक है, लेकिन आपको सेलिंग टैक्स देना पड़ेगा। तो यार टैक्स अगर देते हैं, आप किसी भी चीज पे टैक्स देते हैं यानी कि आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है, यानी कीमत बढ़ जाता है। तो वही कहा कि एक्स को 10% छूट मिला और फिर 8.5% उसको बिक्री टैक्स देना पड़ा। कहा जबकि बाइक के खंजाची ने पहले बिक्री कर जोड़वा दिया और फिर कुल कीमत पर 10% का छूट लिया है। तो कहा है, पूछा है सवाल उधर कि एक्स का मान क्या होगा। तो देखें यार आसान सा सवाल है, पहले एक्स को देख लें। कहा एक्स जो है गया बाइक लेने, तो उसको बोला 10% सर छूट मिलेगा, 10% छूट मिलेगा यानी मिलेगा कितना में, तो 90/100 में, कोई दिक्कत नहीं। अब कहा इतना में तो वस्तु यानी बाइक खरीद लिया। अब बाइक इतना में खरीदा, लेकिन बोला कि सर आपको 8.5% बिक्री टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देना पड़ेगा यानी कि रेट एक्स्ट्रा ज्यादा पे करना पड़ेगा, यानी कि आपका रेट 8.5% बढ़ गया। 8.5% बढ़ गया यानी कि अब रेट हो गया कितना 108.5/100, तो एक्स को इतना पे करना पड़ेगा। अब कहा बाई जो है पहले बिक्री कर जोड़वा लिया, बिक्री कर सेलिंग टैक्स है कितना 8.5%। बाई कहा कि ऐसा कीजिए कि आप बिक्री टैक्स जो है सेलिंग टैक्स है जोड़ जाड़ के बाइक का कीमत बताइए। तो यार सेलिंग टैक्स अगर 8.5% जोड़ेगा तो बाइक का कीमत बढ़ जाएगा ना, यानी 108.5/100 हो गया बाइक का कीमत। बाइक का कीमत हो गया इतना और बोला कि इस पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, यानी मिलेगा कितना में 90/100 में। तो बाई ने इतना में खरीद लिया। अब बोला एक्स का कीमत कंपैरिजन किया है ऑप्शन में कि एक्स का कीमत 22 से कम है, एक्स का कीमत 22 से अधिक है, एक्स का कीमत 22 के बराबर है। तो देखें यार एक्स ने इतना पे करके बाइक को खरीदा है, बाई ने इतना पेमेंट किया है। तो आप अगर गौर से देखिएगा ना तो दोनों ने इक्वल पेमेंट किया। अलग बात है एक ने पहले डिस्काउंट मांग लिया उसके बाद टैक्स जोड़वाया, कहा एक ने पहले टैक्स ऐड करा दिया उसके बाद डिस्काउंट मांगा। तो वैल्यू तो दोनों सेम है, यहाँ 90/100 गुना 108.5/100 यहाँ भी सेम वैल्यू है। अलग बात है आप 3 गुना 5 लिखिए या 5 गुना 3 लिखिए, वैल्यू तो सेम ही होगा ना, यानी कि दोनों ने बाइक के लिए इक्वल अमाउंट पेमेंट किया, दोनों ने इक्वल पैसे पे किए। और यही सवाल में पूछा है कि एक्स ने कितना पेमेंट किया, बाइक के बराबर या बाइक से कम या बाइक से अधिक, तो ये बाइक के बराबर पेमेंट किया है। क्लियर है बात, चलिए आगे।
देखें यार यहाँ x बराबर दिया है, यहाँ कितना रूट दिख रहा है, 2 रूट दिख रहा है, तो दोनों रूट हटाने के लिए 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2 बार, एक बार स्क्वायर कीजिएगा तो 1 रूट कैंसिल, अगेन स्क्वायर कीजिएगा तो 1 रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट क्या, x के पावर 4 बराबर दोनों रूट कैंसिल हो गया, यानी कि 3 + 2 रूट 2 और बट्टा में 3 - 2 रूट 2। अब देखें यार यहाँ बट्टा में 1/x के पावर 8 है, तो यहाँ बट्टा वाला वैल्यू भी पता कर लेते हैं, 1/x के पावर 4। आप देख पा रहे हैं x के पावर 4 का ये इनवर्स है, उल्टा है, तो दाएं साइड भी उल्टा कीजिएगा तो 3 - 2 रूट 2 और बट्टा में हो जाएगा 3 + 2 रूट 2। ओके, अब एडिशन पूछ रहा है तो इन दोनों को भी ऐड कर लीजिए, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आपको तो पता ही है कि जो दोनों वो दोनों अगर है, जैसे a + b, या मान लीजिए ऐसा कोई भी सवाल है, √7 + √5 बट्टा √7 - √5 प्लस √7 - √5 बट्टा √7 + √5 है। अगर इनको ऐड कीजिएगा, ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ a² + b² बट्टा में a² - b² होता है, ये चीज तो आप लोग को पता ही है। तो देखें अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a² यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस b² यानी 2√2 का स्क्वायर कितना 8 और बट्टा में 9 - 8 कितना 1। अब यार 9 और 8 17 दूना 34। अब बोला x के पावर 8 + 1/x के पावर 8 का वैल्यू, पावर देख पा रहे हैं डबल हो रहा है, पावर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो यहाँ पे कर दीजिए 34 का स्क्वायर -2, 34 होता है 1156 -2 कितना 1154, ऑप्शन नंबर सी। देखें एक विक्रेता 3 रुपया में 4 केले खरीदा है, 3 रुपया में 4 केला खरीदा है, तो एक केला कितना में खरीदा है, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, एक केले का कॉस्ट प्राइस आ गया। का 4 रुपया में 3 केला बेचा, 4 रुपया में 3 गो, एगो कितना में बेचा, तो रुपया ऊपर वस्तु नीचे, ये विक्रय मूल्य आ गया। अब क्रॉस कीजिएगा तो 9 और 4 चौक 16, यानी खरीदा 9 में बेचा 16 में, कितने का लाभ कमा गया, कितने का लाभ, 7 का लाभ, 7 का लाभ कमाया है 9 पर, परसेंट तो 100 से गुना। अब 1/9 होता है मेरे भाई 11 सही 1/9, 11 सही 1/9, 7/9 है तो 11 सते 77, 77 पॉइंट समथिंग 7 लाभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ज्यादा में ना 9 में खरीदा 16 में बेचा तो 7 रुपए का लाभ हो गया, 7 का लाभ कितना पे, 9 पे, परसेंट में कितना 100 से गुना, तो 77.7। का एक आदमी ने 1,20,000 की राशि छोड़ी है जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके 2 पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि देखें यार एक आदमी जो है अपने 2 बच्चों के लिए 1,20,000 राशि छोड़कर निकल लिया। अब का एक बच्चा जो है 14 साल का है, दूसरा 12 साल के है, उन दोनों के लिए पैसे उसने छोड़े हैं। अब का प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर उन्हें बराबर राशि मिलती है। 14 साल के थे, पहला 14 साल का था और छोटका 12 साल का था, उस समय उसके नाम से उसके पिता ने कुछ पैसे बैंक में लगा दिए। जब 18 साल का हुआ तो दोनों को बराबर राशि मिला। अच्छा यार, हम लोग जो पैसा बैंक में लगाते वो प्रिंसिपल होता है, लेकिन कुछ समय के बाद जो पैसा बैंक वापिस करता है ना वो मिश्रधन होता है। तो का 18 साल, बड़का 14 साल का था तो इसके नाम से कुछ पैसे जमा कर दिए, छोटा वाला 12 साल का था तो इसके नाम से कुछ पैसे जमा कर दिए। पर ये जब 18 साल के दोनों हुए ना तो पैसे लाने गए तो का दोनों को बराबर राशि मिला है। का यदि रेट 5% है तो छोटका का हिस्सा, देखें यार बड़का का हिस्सा है सपोज 20 रुपया, क्लियर है बात, छोटका का हिस्सा है सी। बड़का 14 साल का था तो उसके नाम से कुछ पैसे बैंक में जमा किए गए, 18 साल का हुआ पैसे लाने चला गया तो बड़का का पैसा बैंक में रहा कै साल का, कै साल तक, तो 4 साल तक। 1 साल में रेट है 5% यानी 1 साल में ब्याज 5, तो 4 साल में ब्याज 20, और ब्याज अगर 20 है तो मिश्रधन हो जाएगा 120। छोटका का एज 12 साल था तब उसके नाम से कुछ पैसे लगे, 18 का हुआ लाने चला गया तो छोटका का पैसा बैंक में रहा कै साल, 6 साल,
रेट 5% है तो 6 साल में 5% के दर से ब्याज मिलेगा, 6×5 30%। ब्याज अगर 30 मिलेगा तो मिश्रधन हो जाएगा कितना, 130। और ये मिश्रधन आपस में बराबर है। परसेंट जीरो से परसेंट जीरो कैंसिल, सी को बाएं साइड लाइएगा तो B/C बराबर 13/12। यानी बड़ा वाला का हिस्सा है 13 यूनिट, छोटा वाला का हिस्सा है 12 यूनिट। दोनों के हिस्से का योग कितना, 25 यूनिट। पर एक्चुअल में टोटल हिस्सा है कितना, 1,20,000। तो का छोटका का हिस्सा, छोटका यानी 12 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो 1,20,000 बट्टा 25 गुना 12। 25 चौक 100, 25 8 200, 800 बार में 0 0, 12 8 96। इकाई स्थान पर 6 है क्या किसी का, हाँ यहाँ, तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए का किसी कक्षा के अनुभाग ए और बी में छात्रों की संख्या क्रमशः 40 और 52 है। का ए और बी में छात्रों का जो संख्या है ये 40 और 52 है। 40 और 52 का रेशियो लीजिएगा तो 4 से कटेगा ही, 4 से 4 दहा 40, 4 से 13 चौक 52 यानी 10:13। आगे कहा कि अनुभाग ए, यहाँ सभी छात्रों का औसत स्कोर दिया है। औसत स्कोर कितना, 75। का अनुभाग ए के छात्रों का औसत स्कोर अनुभाग बी के छात्रों के औसत स्कोर से 20% ज्यादा। का ए का जो एवरेज है 20 से 20% ज्यादा। 20% 1/5 यानी बी के छात्रों का एवरेज 5 है तो ए का 1 ज्यादा, कितना होगा, 6 हो जाएगा। अब यार आप बताइए, ए में 10 बच्चा है और इनका औसत 6 है तो योग कितना हो जाएगा, 10 छक 60। ये ए के 10 बच्चे का योग है। बी में 13 बच्चा है, औसत है 5 तो योग हो जाएगा 13×5 65। ये बी के 13 बच्चे का अंकों का योग, ए के 10 बच्चे के अंकों का योग, ये बी के 13 बच्चे के अंकों का योग। दोनों को ऐड कर दीजिएगा 10 और 13, ये टोटल 23 बच्चा के अंकों का योग इतना। 23 बच्चा के अंकों का योग है इतना, तो औसत कितना, 23 से डिवाइड कर दीजिए तो ये ऐड करेंगे तो 125 बट्टा में 23, ये एवरेज आ गया सभी का इतना यूनिट। पर एक्चुअल में एवरेज दिया है कितना, एक्चुअल में एवरेज दिया है 75। 25 दिया 75, 25 25 से 1 यूनिट बराबर 23 दिया 69 और बट्टा में कितना 5। कहा बी के छात्रों का औसत स्कोर, तो एवरेज निकालना है किसका, बी के छात्रों का। तो बी के छात्रों का एवरेज है कितना, 5 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 69/5, तो 5 यूनिट बराबर कितना, 69। ऑप्शन नंबर बी। कहा कि एक वस्तु की एक किस्म का मूल्य 7 रुपए पर केजी और दूसरी किस्म का मूल्य 12 रुपए पर केजी है। इन दोनों प्रजातियों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे, कहा कि 10 रुपए पर केजी के मूल्य वाला मिश्रण। आसान सा सवाल है यार। पहला मिक्सचर का रेट है 7 रुपया पर केजी, दूसरा का रेट है 12 रुपया पर केजी। दोनों को मिलाकर जो मिक्सचर बना इसका रेट हो गया 10 रुपया पर केजी। 12 में से 10 गया 2, 10 में से 7 गया 3, 2:3। देखिए का एक व्यापारी ने 200 अंडे खरीदे, उनमें से 38 टूट गया। यार 200 अंडे खरीदे हैं, 38 अंडा टूट गया है, तो आपके घर तक पहुंचा है कितना अंडा, तो आप बोलेंगे सर 162 अंडा। ओके ना। का शेष अंडे उसने 4.80 रुपए प्रति दर्जन, प्रति दर्जन यानी कि 12 अंडे को आपने 4 रुपए 80 पैसा में बेचा है। 12 अंडा 4 रुपए 80 पैसा में, तो एक अंडा कितना में 12 से डिवाइड करिएगा यानी 12 चौक 48, 0.40 यानी कि 40 पैसे में आपने एक अंडा बेचा। तो यार 162 अंडे बेचने, चूंकि 200 अंडे खरीदे थे, 38 अंडा टूट गया तो आपके घर तक गया 162 अंडे। अब इन सबको आप बेचना चाह रहे का 4 रुपए 80 पैसे प्रति दर्जन, यानी एक अंडा को 4 रुपए 80 पैसा में, सॉरी 12 अंडा को 4 रुपए 80 पैसा, तो एक अंडा को 12 चौक 48 यानी 0.40 रुपया में। तो एक अंडे का रेट है 0.40, तो 162 अंडे का रेट कितना, 162 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेसिमल हटाइएगा तो बट्टा में 100। ये आ जाएगा क्या आपका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य।
एक अंडे आपने बेचे हैं 40 पैसा में, तो 162 अंडे बेचेंगे इतना में, तो ये सेलिंग प्राइस आ गया। का आपको 8% लाभ होता है तो क्रैमुल बताइए, 8% लाभ होगा तो क्रैमुल बताइए। तो विक्रैमुल में उल्टा गुना करिएगा तो क्रैमुल 8% लाभ का उल्टा 100/108, बस काटा पीटी कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके ना, आसान सा एक लाइन का तो सवाल था यार। अब का साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में मूलधन 12% से बढ़ जाता है। देखिए यार, मूलधन कभी नहीं बढ़ता, ये ब्याज बढ़ जाता है 12%। का 4 वर्ष में ब्याज जो है 12% बढ़ गया, तो आप बताइए एक साल में ब्याज कितना बढ़ जाएगा। तो 12/4 यानी कितना, 3%। और एक साल का जो ब्याज होता है यही अपना रेट होता है, यानी रेट है 3%। कहा कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज रूपी से उसी दर पर 20,000 रुपए पर 2 साल के अंत में प्राप्त धनराशि की गणना। तो पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज बताइए कि 3% के दर से 2 साल का 20,000 रुपए पर 20,000 रुपए पर 3% के दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ये भी फॉर्मूला से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिएगा, 3 + 3 + 3 गुना 3/100 कीजिएगा तो 6 पॉइंट आ जाएगा। 0.9% हटाएंगे तो बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से ये डेसिमल कैंसिल, यानी कि CI आ गया 2×18, 2 छक 12 रुपया। का मिश्रधन बताइए यार। तो मिश्रधन मूलधन है 20,000, उसमें ब्याज अगर ऐड कर दीजिएगा तो आपका मिश्रधन आ जाएगा कितना, 21,218, 21,218 ऑप्शन बी। देखिए का एक पुस्तकालय में कहानी के किताब और अन्य किताबों का अनुपात 7:2 है। कहानी यानी कि स्टोरी बुक है एंड अदर बुक का रेशियो है 7:2। स्टोरी बुक है 7 यूनिट, अदर बुक होगा 2 यूनिट। का कुल किताब 1512 है। टोटल किताब का संख्या दे दिया, यानी स्टोरी बुक एंड अदर बुक दोनों को मिलाकर टोटल बुक है 1512। का कुछ और कहानी के किताब के एकत्रित करने के कारण उक्त किताब का रेशियो 15:4 हो गया। का कुछ और स्टोरी बुक आपने इकट्ठा किया है तो अब रेशियो हो गया 15:4। यार अगर स्टोरी बुक लाए हैं ना तो अदर बुक का संख्या सेम होगा, तो अदर बुक का संख्या यहाँ पर अगर आप सेम करेंगे तो इसको 4 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से गुना कीजिएगा, 2 दूना 4, 2 सते 14 हो जाएगा। आप बताइए, शुरू में स्टोरी बुक था 14 यूनिट, अदर बुक था 4 यूनिट, तो टोटल बुक हो गया कितना, 14 4 18 यूनिट पर दे रखा है टोटल 1512। का कितने कहानी के किताबों का संग्रह किया गया। तो यार पहले 14 स्टोरी बुक था, 15 हो गया, यानी कितना इकट्ठा किए, 1 यूनिट, 18 यूनिट 1512, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 1512/18। अगर काटिएगा तो 84 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखें यार, ये सवाल आधा उधर है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, हम लिख देते हैं। का 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्या के योग का 3/4 है, तो अंतिम 4 संख्या का एवरेज आपसे पूछा है। तो आसान सा सवाल है यार, जैसे जैसे बोला बस लिख लीजिए। का 5 धनात्मक संख्या का औसत 56 है, तो यार पांचों का योग क्या होगा, पहले तो ये बताइए। पांचों का योग औसत गुना संख्या, यानी 5 गुना 56, 5 छक 30, 5 पचे 25, 3 28, 280 हो जाएगा। अब आगे का पहली संख्या जो है, पहली संख्या सपोज ए है, पहली संख्या अंतिम 4 संख्या के योग का 3/4। ये अंतिम 4 संख्या यानी कि बी सी डी और ई, अंतिम 4 संख्या के योग का 3/4 है। 3/4 यानी कि 3:4 है, अर्थात पहली संख्या है 3 यूनिट, बाकी के 4 संख्या का योग है कितना, 4। तो इन पांचों का योग हो जाएगा कितना, 4 3 7 पर एक्चुअल में योग है कितना, 280, तो 1 यूनिट बराबर 40 हो जाएगा। तो इन 4 संख्याओं का योग 4 चौक 16, 160। अब का अंतिम 4 संख्या का एवरेज क्या होगा, तो 4 संख्या का योग अगर 160 है तो इन चारों का एवरेज क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, 40 हो जाएगा। क्लियर है बात।
चलिए आगे देखिए, कहा ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिन में पूरा करेगा। ए बी से तिगुना कुशल है, ए जो है बी से तिगुना कुशल है, बी का क्षमता 1 है तो ए का 3 हो जाएगा। ये दोनों के एफिशिएंसी का रेशियो है। अब यार कहा दोनों मिलकर पूरा काम 18 दिन में करता है। ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 1 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम, एक दिन में 4 काम, तो 18 दिन में टोटल कितने काम कर देगा? 72 काम। अब सवाल कहा कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में, बी एक दिन में 1 काम, तो टोटल 72 काम कितने दिन में कर देगा? बी के एफिशिएंसी से डिवाइड करिएगा तो 72 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कहा रमेश शहर ए से शहर बी तक 44 के औसत गति से बस से यात्रा करता है और सुरेश ए से बी तक 77 के गति से टैक्सी द्वारा यात्रा करता है। उससे रमेश द्वारा लिए गए समय से उसे यानी कि रमेश को जो है, कहा सुरेश को रमेश द्वारा लिए गए समय से 3 घंटे कम समय लगते हैं, तो दोनों शहरों के बीच का दूरी कितना, ये आपको निकालना। देखिए, एक तो तरीका है, फॉर्मूला आपको पता है, जब भी ये अधिक कम टाइम डिफरेंस दे देगा तो डिस्टेंस बराबर होगा S1 इंटू S2, यानी पहला चाल 77 गुना दूसरा चाल 44 बट्टा में चाल का डिफरेंस कितना 33 गुना टाइम का डिफरेंस कितना है 3 घंटा, तो 3। अब यार 3 से 11 बार में 11 चौक 44, 4 सत्ते 28 और 2 30, 308 किलोमीटर। और बेसिक भी आप करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। डी किलोमीटर दूरी 44 के चाल से जाता है तो समय लगेगा दूरी बट्टा चाल, और ये डी किलोमीटर दूरी 77 के चाल से जाएगा, समय लगेगा कितना दूरी बट्टा चाल, और इन दोनों समयों का डिफरेंस दिया है कितना 3 घंटे का। अब यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा, सॉल्व हो जाएगा, ओके ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी 2 चाल दिया रहे और टाइम का अगर डिफरेंस दिया रहे ना, तो डिस्टेंस बराबर होता है S1 गुना S2 बट्टा S1 माइनस S2। और ध्यान रखिएगा S1 बड़ा वाला चाल, चूंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं आता, इसीलिए बड़का में से छोटका को घटाइएगा, इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। ये चीज आप याद रखेंगे। देखिए ये कॉट 20 है, कॉट पाई बट्टा 20 है, तो इसको इंटीजर में अगर चेंज कीजिएगा, पाई यानी 180 बट्टा 20, 180 बट्टा 20 कितना हो जाएगा 9, यहाँ 20 नमा 9 तिया 27 हो जाएगा, और ये है कितना 20 नमा 9 पचे 45, 20 नमा 9 सते 63, 20 नमा 9 नमा 81। और आपको पता है कि ये जैसे है कॉट 9, ये कॉट 27, कॉट 45, कॉट 63 और कॉट 81। कॉट गुना में अगर एंगल का योग 90 है, 9 और 81 90, तो मान होगा 1। कॉट गुना में एंगल का योग 90, मान हो जाएगा 1। और कॉट 45 कितना 1, तो 1 गुना सब मल्टीप्लाई में है ना, तो 1 गुना 1 क्या हो जाएगा 1। देखिए का 42 सेंटीमीटर व्यास 42 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। का एक शीशे के गोले से 3 सेंटीमीटर व्यास वाली ऐसी कुल कितनी शीशे के गोलियां बनाई जा सकती है? का यार एक बड़ा सा शीशे का गोला है, का जिससे 3 सेंटीमीटर व्यास वाली छोटी छोटी कितनी गोलियां बनेगी? देखिए यार, जो छोटका गोली बनाइएगा उसका व्यास 3 है, तो रेडियस हो जाएगा 3/2। अब आप बताइए, बड़ा गोला को पिघलाकर छोटे छोटे गोले बनाए हैं, तो गोलों का संख्या बोला है, तो बड़ा वाला गोला के आयतन में यानी 4π/3 R³ यानी 21 गुना 21 गुना 21। बड़ा वाला गोला के आयतन में एक छोटे गोले के आयतन से भाग दे दीजिएगा, आ जाएगा गोलियों का संख्या। एक गोली का रेडियस 3/2, तो आयतन क्या हो जाएगा 4π/3 R³ यानी 3/2 3/2 3/2। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटिए 7 बार में, 3 से काटिएगा 7 बार में, यहाँ 3 से काटिएगा 7 बार में, तो ऊपर तो है 7 सत्ते 49 सत्ते 7 का क्यू 343, गुना 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 तिया 24, 8 चौक 32, 32 और 2 34, 8 तिया 24, 24 और 2 26 और 2 2644,
कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है, आप लोग खुद से कैलकुलेशन थोड़ा कर लीजिएगा। 3 सत 21, 3 सत 21, 3 सत 21, 49, 7 नामा 63, 7 चौक 28, 28 6 34 हो जाएगा, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 33 34, हाथ मेरा 3, 8 तिया 24 और 3 27 हो जाएगा, ये 2744, 2744 ऑप्शन बी। देखिए सवाल में कहा क्या, दिए गए वृत्त आरेख में कंपनी के विभिन्न कार्यालय ए से ई में कार्य करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या का विवरण दर्शाया गया। कर्मचारी की कुल संख्या 2400 है और ये डिफरेंट टाइप के वर्ग में कर्मचारी का संख्या दिया है। ए में 126 डिग्री कर्मचारी का संख्या डिग्री में यहाँ दिया है कि बी में कर्मचारी का संख्या है कितना 18 डिग्री, सी में 54 डिग्री, डी में 90 डिग्री, ई में 72 डिग्री। अब आगे इसने बोला क्या यार कि यदि कार्यालय सी में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत 20% है और ई में महिला कर्मचारी का प्रतिशत 40% है, तो कहा है ई में महिला कर्मचारी की संख्या और सी में महिला कर्मचारी की संख्या का अनुपात। कहा ई में फीमेल कर्मचारी का संख्या और सी में फीमेल कर्मचारी का संख्या बताना है। देखिए आराम से, सी में पुरुष कर्मचारी कितना है 20%, सी में टोटल कर्मचारी है कितना 54 डिग्री, कितना 54 डिग्री, और इसका कहा 20% पुरुष है तो महिला क्या परसेंट होगी 80%, मानते हैं बात। रेशियो सी में, ओहो ये ई है यार, सॉरी सी है यहाँ पे, तो सी में महिला टोटल कर्मचारी है कितना 54 डिग्री, जिसमें 20% पुरुष है तो महिला होगी कितना 80%। अब आ जाइए ई में, ई में टोटल कर्मचारी है कितना 72 डिग्री, टोटल 72 डिग्री, और ई में कहा क्या महिला कर्मचारी का प्रतिशत है 40 और हम लोग को फीमेल ही चाहिए, तो और फीमेल है कितना 40%। अब परसेंट से परसेंट कैंसिल, 40 दूना 80, ठीक है, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 2 दूना 4, तो ये आ गया कितना 2:3, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा ए किसी कार्य का 1/3 15 दिन में, ए जो है 1/3 काम 15 दिन में, तो ये पूरा काम कै दिन में 45 दिन में। कहा बी 75% 18 दिन में, 75% का फ्रैक्शन कितना होता है भाई मेरे 25 तिया 75, 25 चौक 100, यानी कि बी 3/4 भाग काम 18 दिन में, तो बी 3 छक 18, 6 चौक 24, बी पूरा काम कै दिन में 24 दिन में। सी उस काम को 36 दिन में करेगा, सी कै दिन में 36 दिन में, तो इन सबों का एलसीएम ले लेना है 360 हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब यार 45 8 24 से कितना बार में 24 से 1 24 बचे 15 बार में, क्या 15 चौक 60 हाथ में रखे, यहाँ 15 बार में, और ये 36 से कितना बार 10 बार। कहा बी और सी 8 दिनों तक एक साथ काम किए और ये शेष काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। बी और सी 8 दिन तक किया, बी एक दिन में 15 काम, सी एक दिन में 10 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में 25 काम, तो 8 दिन में 200 काम, टोटल 360 काम है, 200 हो गया, रिमेनिंग वर्क बच गया कितना 160 का। इसको एक कितने दिनों में करेगा, एक दिन में 8 काम, एक दिन में देखिए ना यार, एक दिन में 8 काम, तो 160 काम कै दिन में 160/8 यानी कि 20 दिन में, ऑप्शन नंबर सी। चले यार खत्म हो गया फाइनली। बहुत मुश्किल होता है इस पे पढ़ाना मेरे लिए यार, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, लगातार बने रहे, कंटिन्यू रहे यार, नहीं तो आप लोग गुस्सा भी करते हैं लगातार नहीं वीडियो आता तो। लेकिन अब वीडियो लगातार आएगा, जैसे भी यार रेगुलर आएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, थैंक यू यार, धन्यवाद, थैंक यू।